even if we can get the top. So don't worry, bro. Okay? You try to do your best. But what is the best option? क्या आपने कभी इम्पोर्टेंट गोल सेट करा है जिसे आप ना अचीव करने की वजह से इमोशनल हो गए हो? जी हाँ, ये मैं ही हूँ, थोड़ा इमोशनल यहाँ पे। मैं अपने आप से इसलिए डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैं वन ऑफ द टफेस्ट हाइक्स ऑफ माई लाइफ को पूरा नहीं कर पाया। हो सकता है कि ये बाकी लोगों के लिए नॉर्मल सी बात हो, बट मेरे लिए ये काफी इमोशनल मोमेंट था। इस फेलियर से मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसा मैंने प्लान किया था वैसा नहीं हुआ। मैं इस हाइक को पूरा नहीं कर पाया और इस फेलियर के बारे में ही मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ और डिटेल में ये बताऊंगा कि व्हाई आई फेल्ड दिस अमेजिंग येट द टफेस्ट हाइक ऑफ माई लाइफ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ जाकर हाइक करने का फैसला क्यों किया। ऑफ कोर्स मुझे घूमने फिरने का काफी शौक है। मेरे यहाँ आने का मेन रीजन अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना था। जी हाँ, आपने सही सुना। एज अ CEO ऑफ अ टेक कंपनी मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है और शायद इसी वजह से मेरा वेट तेजी से बढ़ रहा था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, जब आप फोकस थोड़ा लूज कर देते हैं तो कुछ भी खाने लगते हैं, वाइन पीते हैं और वाइन पीने के बाद तो और ज्यादा भूख लगती है और शायद इसी की वजह से मेरा वेट तेजी से बढ़ने लगा। मैं जब स्कूल में था तो इतना पतला था कि मेरे क्लासमेट्स कभी कभी मेरे दुबलेपन का मजाक भी बनाते थे। पर जब मैं 20 साल पहले अमेरिका शिफ्ट हुआ, मेरा वेट 63 kg से बढ़कर 79 kg हो गया। इसे कम करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, बूट कैंप एक्सरसाइजेस, रनिंग एटसेट्रा। ये सब करने के बाद मुझे कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा था, बट लास्ट ईयर मैंने ठीक ठाक फिटनेस मेंटेन कर ली थी। पर एक माइनर से मेडिकल प्रोसीजर ने मुझे फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया था जहां से मैंने शुरू किया था, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के साथ मम्मी ने मुझे इतना खिलाया कि मैं दोबारा से काफी मोटा हो गया था। अपनी कंपनी और टीममेट्स को लीड करने के लिए मेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ आपको फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है। मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात करी, उनके सजेशंस को लेने के बाद मुझे पता चला कि अगर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदल देते हैं तो हमारे न्यूरल पाथवेज फिर से नए सिरे से जुड़ जाते हैं। फरवरी का मंथ था और मैंने मैप पे देखा कि कौन सी जगह है जहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड ना हो। तब मैंने प्लान किया कि पाटागोनिया जाना चाहिए। घूमना और वेट लॉस दोनों हो जाएगा, यानी कि एक तीर दो निशाने। लेकिन मैं गलत था, और क्यों गलत था ये आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। पाटागोनिया एक डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल रीजन है जिसकी आबादी बहुत कम है। साउथ अमेरिका के सदर्न एंड पर लोकेटेड होने के साथ साथ ये यहाँ की मोस्ट फेमस अर्जेंटीना के लोअर सेक्शन में फैला है। यहाँ आपको स्टनिंग नेचुरल वंडर्स देखने को मिलते हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ काफी एडवेंचरस भी हैं। साउथ अमेरिका में ब्यूनस एयर्स, उशुआया और उरुग्वे एक्सप्लोर करने के बाद मैं एल चाल्टन गया था, जो सदर्न एंडीज में लोकेटेड एक स्मॉल टाउन है। इसे अर्जेंटीना की नेशनल कैपिटल ऑफ ट्रैकिंग भी माना जाता है। इस स्टनिंग नेचुरल सीनरी में आपको वॉकिंग, हाइकिंग, क्लाइंबिंग जैसे काफी सारे एडवेंचर ऑप्शंस मिल जाते हैं। मेरा यहाँ जाने का मेन रीजन यही था कि मैं एडवेंचरस हाइक करूं जिससे मेरी अच्छी खासी कैलोरीज बर्न हो जाए और मैं ठीक ठाक वेट लॉस करके अपना फिटनेस लेवल अप कर सकूं। इसके अलावा एक रीजन ये भी था कि मैं साउथ अमेरिका के रीजन्स को एक्सप्लोर करना चाहता था। पाटागोनिया में मैंने सिर्फ टोरेस डेल पाइने की हाइक ही नहीं, इसके अलावा 2 और हाइक भी करी, जो थी सेंडेरो एल फिट्जरॉय हाइक और परितो मोरेनो ग्लेशियर हाइक। एल चाल्टेन में पहुंचने के बाद मैंने जो पहली हाइक करी वो सेंडेरो एल फिट्जरॉय ही थी। ये हाइक
10.2 किलोमीटर की है। जनरली इस हाइक में 4 घंटे जाने में लगते हैं और 4 घंटे आने में, पर मैं रास्ता भटक गया था और साथ में मैं आराम से पूरी सीनरी को एंजॉय करते हुए हर जगह रुकाते जा रहा था। इस वजह से मुझे ये हाइक कवर करने में 13 घंटे से भी ज्यादा लग गए। इमेजिन, सुबह 7 बजे निकलकर मैं फाइनली 8 बजे वापस अपने हॉस्टल पहुंचा। पर मुझे खुद पर प्राउड था कि भले ही मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा लगाया हो, पर हाइक तो कंप्लीट कर ही ली। इसके बाद मैंने जो हाइक करी वो थी पुरेतो मोरेनो ग्लेशियर। ये ग्लेशियर लोकेटेड है द लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क में। ये यहाँ के लार्जेस्ट ग्लेशियर्स में से एक तो है ही, साथ ही ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है। मैंने पैटागोनिया के इन ग्लेशियर्स पर हाइक करी और दूर जाकर एक व्यूइंग पॉइंट से इसके सुंदर व्यूज का लुत्फ भी उठाया। इस ग्लेशियर हाइक से मुझे मेरे आइसलैंड के ट्रिप की याद आ गई, जहाँ मैंने यूरोप के लार्जेस्ट ग्लेशियर वटनाजोकुल ग्लेशियर की हाइक करी थी। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। ये दोनों हाइक्स तो मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली थी, पर मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मैं एक ऐसी हाइक पर जाऊंगा जो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी और जिसे कंप्लीट ना करने की वजह से मैं अपने आप से ही डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। अब मैं बाय बस पहुंच गया था पैटागोनिया की पोर्ट सिटी में, जिसे पोर्तो नतालेस कहा जाता है। यहाँ मोस्टली लोग टोरेस डेल पाइने नेशनल पार्क घूमने ही आते हैं। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ों के मेस्मराइजिंग व्यूज देखे जा सकते हैं और हाइकिंग करना मोस्टली लोगों की फर्स्ट चॉइस होती है। यहाँ जाने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन साइट से अपना हाइकिंग टूर बुक कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 8 से 16 हजार तक पड़ेगी। ये प्राइसेस इस पार्क में मौजूद अलग अलग हाइकिंग ट्रैक्स पर भी बेस्ड है। मैं यहाँ बेस टोरेस हाइक करने के लिए गया था। ये हाइक 24 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने के लिए 8 से 9 घंटे लगते हैं। इस पार्क में कुछ आइकॉनिक साइट्स भी हैं, जैसे 3 ग्रेनाइट टावर्स। इन हॉर्न शेप पीक्स का नाम कुआर्नोस डेल पाइने है। इस नेशनल पार्क का नाम इन्हीं पीक्स पर बेस्ड है। मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी थी कि जैसे मैंने पहले की हाइक्स की हैं, वैसे ही मैं इसको भी कर लूंगा और ठीक ठाक कैलोरीज बर्न करने में कामयाब हो जाऊंगा। बट मेरी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। मैं जिस ग्रुप के साथ हाइकिंग करने गया था उसमें टोटल 15 लोग थे और 3 गाइड थे। गाइड से इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद हमने अपनी हाइक शुरू कर दी। ये हाइक मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आती है एक लंबी चढ़ाई, फिर हम जाते हैं जंगलों के बीच से। ये जंगल की हाइक थोड़ी इजी है और तीसरे नंबर पर अब बारी थी सबसे हार्ड पार्ट की, जहाँ तक मैं नहीं जा पाया। मैं जब फर्स्ट पार्ट में ही था तभी पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। इस टाइम हमने एक छोटा सा ड्रिंक ब्रेक भी लिया था, फिर हम दोबारा चल पड़े थे। हम आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे, पर थोड़ा दूर चलने पर मुझे मेरी हाइक रोकनी पड़ी। अब सवाल उठता है क्यों? मेरे हाइकिंग गाइड ने जब मेरी हार्ट रेट मेरी वॉच पर चेक करी तो मेरा BPM 150 आया, जो कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा था। Okay guys, so as you all know, this was gonna be a tougher hike than the Laguna Las de Tres. So I guess the guide, he's wonderful, and he's recommending my heartbeat is right now it's 144, but it goes 150, which is not a big deal. But I think there's also like being with the group and making it back to the bus. I mean, I'm not giving up. I want to go, but I should also listen to the experts. He does this every day. Doing really well. So don't worry. Don't be frustrated. एक हेल्दी मेल का BPM 60 से 100 के बीच में ही होना चाहिए। मेरे गाइड ने इंसिस्ट किया कि अब मुझे इस हाइक को नहीं करना चाहिए और एक ऑल्टरनेटिव लुकआउट पॉइंट पे चले जाना चाहिए।
लेकिन मैं डिटरमिन्ड था। मैंने कहा नहीं, जब तक मेरी बॉडी पूरी जवाब नहीं दे देती मैं चलता रहूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। लेकिन फाइनली जब मेरे गाइड ने मेरी रेस्टिंग हार्ट रेट को भी 150 से ऊपर देखा, उसने कहा कि ये डेंजरस हो सकता है और अभी हमें वापस भी पूरा रास्ता जाना है। इट्स नॉट ऑल अबाउट जस्ट मेकिंग इट टू द टॉप, हमें वापस जाने के लिए भी एफर्ट लगेगा। और उसने इंसिस्ट किया कि मैं उसकी बात मान लूं। तो दोस्तों, अगर आपने ये एक्सपीरियंस को ध्यान से समझने की कोशिश करी हो, अगर आप अवेयर हो तो आप समझ सकते हो। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है कि आप समझो दूसरा बंदा क्या कह रहा है। ऑब्वियसली अब ये बंदा मतलब अच्छा ही है और मेरा अच्छा ही चाहता है। देखा जाए तो गाइड का कहना भी सही था, क्योंकि अगर वो सिर्फ मुझ पर ही ध्यान देता तो ग्रुप में बाकी मेंबर्स को भी टाइम नहीं दे पाता और मेरी वजह से बाकी टीम की हाइकिंग ड्यूरेशन भी बढ़ सकती थी। भले ही हाइकिंग तो कंप्लीट नहीं हो पाई, पर वापस लौटने से पहले मैं यहाँ की बहुत ही अच्छे व्यूइंग पॉइंट पर चला गया, जहाँ से कोरोनस डेल पाइने बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। इन व्यूज को देखकर, ये ब्यूटीफुल नज़ारे देखकर मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया था। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, कि मैंने इस हाइक से क्या सीख ली। इस हाइक फेलियर से मुझे कुछ बातें समझ में आ गई, जैसे कि यहाँ आने का मेरा मेन एम था कि मैं अच्छी खासी हाइकिंग करके फिट हो जाऊंगा। पर इस फेलियर के बाद मुझे समझ में आया कि हाइकिंग को हम तभी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे जब हम हाइकिंग करने के लिए फिट होंगे। इसलिए फिट होने के लिए नहीं, फिट रहकर हाइकिंग करना सही था यहाँ पे। मैंने पहले भी काफी सारी हाइक की है और शायद उसी की वजह से मुझ में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया था और मुझे ये लगने लगा था कि मैं ये हाइक आराम से कंप्लीट कर लूंगा। सो ओवर कॉन्फिडेंस से बचे। एट द एंड मुझे ये समझ आ गया कि ये कोई फेलियर नहीं बल्कि एक लेसन था। तो उसी से मैंने सबक लेकर ये डिसाइड करा कि मैं फिर से एक बार यहाँ पर पूरी तरह से फिट होकर आऊंगा और इस हाइक को एक ना एक दिन जरूर कंप्लीट करूंगा। इनफैक्ट अगली बार जब मैं आऊंगा तो पूरा का पूरा W सर्किट करूंगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा टोरस डेल पाइने हाइक का एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट में ये बताएं कि क्या आपने भी कभी अपने फेलियर से कुछ सीखा है। और अगर आप मेरे साथ ये W हाइक करना चाहेंगे तो भी कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि दिसंबर के टाइम में वहाँ पे जाके फिर से एक बड़े ग्रुप के साथ हाइक करी जाए। आगे के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।